कहते हैं भारत त्योहारों का देश है। सही बात है। ये जो त्योहार हैं, ये जो हमारी कलाएं हैं, हमारी परंपराएं, रीति रिवाज हमारे जीवन को रंगों से भर देती हैं। इसीलिए तो हफ्ते दर हफ्ते हम हाजिर हो जाते हैं रंग तरंग के माध्यम से, इन कलाओं और कलाकारों के माध्यम से आपको असली भारत के दर्शन कराने। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। रंग तरंग में आज बहुत कुछ है खास। आपको बताएंगे कि किस तरह से देश भर में रही जन्माष्टमी की धूम, तो वहीं मुलाकात एक ऐसी कला साधक से जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया हमारी इन शास्त्रीय कलाओं के संरक्षण के लिए। साथ ही बात होगी उन कारीगरों की जो अब वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल के जरिए आज पहुंच रहे हैं दुनिया के दूरस्थ बाजारों तक। तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी के अवसर पर देश दुनिया में जबरदस्त धूम देखी गई। जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, ढेरों कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। तो ऐसे में हमारे कला के क्षेत्र के लोग कैसे पीछे रह सकते थे। आइए आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली में, जहां पर पद्म पुरस्कार विजेता निर्देशक और कलाविद शोभा दीपक सिंह द्वारा कृष्ण कन्हैया के जीवन पर एक नृत्य नाटिका का मंचन किया गया। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कन्हैया श्याम गोपाल केशव वासुदेव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, जितने नाम उतनी ही लीलाएं। खूबसूरत छवि, संगीत में डूबा कलाकार, नटखट कान्हा से लेकर दुनिया को बूझता शांत कृष्ण का दर्शन। कृष्ण के इसी करिश्माई रूप के दर्शन हुए श्री राम भारती कला केंद्र की नृत्य नाटिका में। कृष्ण के जन्म से लेकर महाकाव्य महाभारत में उनकी भूमिका तक विभिन्न प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया। नन्हे बाल गोपाल का माखन चोर अवतार तो कालिया नाग को सबक सिखाने का प्रसंग। राधा कृष्ण की प्रेम लीला, यकीनन उनके बीच का वो प्रेम जो इस संसार से परे था। कृष्ण राधा के साथ झूमकर थिरके। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम इतना अटूट था कि उन्होंने पूरी जिंदगी कृष्ण को अपने मन में बसाए रखा। एक समय आया जब कृष्ण राधा से बिछड़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कंस के वध के लिए जन्म लिया था, इसलिए उनको मथुरा जाना ही पड़ा। मथुरा वृंदावन से लेकर महाभारत के युद्ध तक मंच पर कृष्ण के जीवन का हर प्रसंग कुछ यूं जीवित किया गया जैसे कि दर्शक पहली बार इसे देख रहे हों। कंस वध में कंस की गर्जना, तो सुदामा का अपने साखा से मिलने आना। यकीनन कृष्ण की अमर गाथा के साथ साथ भारतीय कलाओं के अद्भुत प्रदर्शन ने
इस नृत्य नाटिका को यादगार बना दिया। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। अमजद अली खान साहब प्रख्यात सरोद वादक, जब इनके सरोद के तार बजते हैं ना तो बस दिल को छू जाते हैं। क्या भारत क्या विदेश, हर जगह इनकी प्रशंसा की जाती है। हाल ही में राजधानी दिल्ली की आकाशवाणी के रंग भवन में अमजद अली खान कॉन्सर्ट हुआ, तो देर कैसी, आइए आपको लिए चलते हैं वहां। आसमान पर बेशुमार सितारे चमकते हैं, लेकिन कुछ सितारे जमीन पर उतरकर अपनी अलग पहचान बनाते हैं। ऐसे ही चमकते दिमकते सितारे का नाम है पद्म भूषण उस्ताद अमजद अली खान, जो एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक हैं। जब उस्ताद अपनी उंगलियों का जादू सरोद के तारों पर छेड़ते हैं तो एक खूबसूरत समा बंधने में समय नहीं लगता। आज खुदा का शुक्र है कि पूरे दुनिया में 500 सरोद प्लेयर हैं, हर प्रांत में, हर देश में। तो बहुत पॉपुलर हो गया और बहुत टैलेंटेड लोग हैं हर फील्ड में, तबले में, गाने में, सितार में। तो मेरी सबको शुभकामनाएं, खुदा करे हर इंसान अपनी मंजिल तक पहुंचे और अदब और तहजीब में रहे। ये दृश्य है आकाशवाणी दिल्ली के रंग भवन का, जहां आजादी संगीत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जाने माने प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान ने अपनी शानदार प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। मैं आकाशवाणी की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देती हूँ। आज़ादी का पर्व सिर्फ लाल किले से नहीं मनाया, बल्कि सुर के माध्यम से इस पर्व को दिलों तक पहुँचाने का ये प्रयास अभिनंदनीय है। आज इस कार्यक्रम में विशेष उस्ताद साहब का संगीत सुनना, और वो भी देश की राजधानी में 10 साल बाद वो सोलो परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी उपस्थिति में रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। दूरदर्शन महानिदेशक कंचन प्रसाद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी हमेशा से अपनी कलाओं और संस्कृति को आगे बढ़ाने में एक खास किरदार निभाते आए हैं। रेशमा, आपने ठीक कहा, सुकून यही मिलता है और भारतीय संस्कृति और परंपरा और सभ्यता, इन सबको संभालने का काम आकाशवाणी और दूरदर्शन सालों से करता आया है। जो बड़े बड़े कलाकार हैं उनको हम बुलाते हैं और उनके प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करते हैं और उनको वहाँ पे दिखाया जाता है। तो आए गए जितने भी साल हुए हों, इस परंपरा को हम कभी भूले नहीं हैं। और दूरदर्शन में ही हाल में ही काफ़ी सारे ऐसे कार्यक्रम रिकॉर्ड किए गए हैं, स्पेशली प्राण प्रतिष्ठा के टाइम में, जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, उन्होंने स्पेशल प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करके इसके लिए चलाए। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और आकाशवाणी महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती और कई मुख्य अतिथियों ने स्मृति चिन्ह और शॉल उड़ाकर उस्ताद अमजद अली खान का सम्मान किया और उनका आभार व्यक्त किया। सबसे पहले जब कि टेलीविज़न भी नहीं था, तो तब से हम ना कि सिर्फ न्यूज़ को, बट भारतीय कला संस्कृति को आगे बढ़ाने की काम करते जा रहे हैं। उस्ताद अमजद अली खान ने 12 वर्ष की उम्र में एकल सरोद वादन की पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी थी। एक छोटे से बालक की सरोद पर अनूठी लयकारी और तंत्रकारी सुनकर दिग्गज संगीतज्ञ दंग रह गए थे और आज भी संगीत प्रेमी उनकी सरोद लहरियों को सुनने के लिए बेताब रहते हैं।
हमारी कलाओं को, हमारी सभ्यता को आकाशवाणी और दूरदर्शन एक साथ मिलकर संरक्षण दे रहे हैं। कोशिश यही है कि हमारे जो कलाकार हैं वो निरंतर आगे बढ़ते रहें और आने वाली जो नस्ल है वो भी इन कलाकारों को जाने। और आज जब उस्ताद अमजद अली खान ने सरोद पर अपनी उंगलियों से स्वर लहरियां छेड़ी तो सभी मंत्रमुग्ध हो गए। अमजद अली खान ने भारतीय संगीत के मशहूर और मशहूर न होने वाले रागों के अलावा कई अन्य रागों को भी रचा है। वाकई उस्ताद की प्रस्तुति देखकर ये कहना मुश्किल हो जाता है कि सरोद उस्ताद के लिए है या उस्ताद सरोद के लिए। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। राजधानी दिल्ली में बीते हफ्ते एक बेहद ख़ास शाम रही जो समर्पित रही भारत की शास्त्रीय संगीत के नाम। मशहूर शास्त्रीय गायिका डॉक्टर सोमा घोष ने इस मौके पर शिरकत की। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की एक झलक। एक दंत चंद्रमा ललाट राजे ब्रह्मा विष्णु महेश तालदय ध्रुपद गावे अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग। शहनाई के उस्ताद भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में यादे बिस्मिल्लाह का आयोजन किया गया। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति को समर्पित इस सांगीतिक कार्यक्रम में कई दिग्गजों ने शिरकत की। भारतीय समाज में शादी एवं अन्य शुभ समारोह में घर की ड्योढ़ी तक सीमित शहनाई को अंतर्राष्ट्रीय फलक तक पहुंचाने में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, प्रसार भारती चेयरमैन नवनीत सहगल, पद्मश्री शास्त्रीय गायिका सोमा घोष ने शिरकत की। क्योंकि आजकल क्या है, इन महारथियों की चर्चा नहीं हो पा रही है। सब बच्चे को रियलिटी शोज दिख रहे हैं और रियलिटी शोज में उन समझते हैं कि वो 5 फिल्मों के गाने की साधना कर लेंगे तो हमारी तालीम हो जाएगी। इनकी जिंदगी देखने से संगीत की परिचय होती है। संगीत क्या है बच्चे अगर समझ जाएंगे, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। बिस्मिल्लाह खान ने बचपन से ही शहनाई प्रेम को इबादत बना लिया, तो संगीत के लिए देवी सरस्वती के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने, मंदिरों और गंगा के घाट पर शहनाई बजाने में कभी उन्हें परहेज नहीं रहा। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देश विदेश में शहनाई की लोकप्रियता का जो मुकाम है वह सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के प्रयासों की देन है। विशिष्ट कलाकारों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की प्रिय धुनों को बजाकर उनकी स्मृति में भावांजलि समर्पित की गई। डॉक्टर सोमा घोष ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को स्वरांजलि भी अर्पित की। कार्यक्रम में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब पर आधारित वृत्त चित्र का भी प्रदर्शन किया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को गंगा और काशी विश्वनाथ से खासा लगाव था, इसलिए वे काशी छोड़कर कभी नहीं गए। खां की एक फूंक पर शहनाई से ऐसे सुर निकलते थे जो हर सोए हुए दिल को जगा देते थे। शहनाई को वैश्विक संगीत के क्षितिज पर स्थापित करने में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के योगदान को कतई भुलाया नहीं जा सकता। चाहे वे भारत की आजादी का जश्न का वक्त रहा हो या लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराने का, खां साहब की शहनाई की जादुई धुन जरूर गूंजी है।
रंग तरंग, डीडी न्यूज। हमारे देश की कारीगरी में वो जादू है, वो शुद्धता है कि वैश्विक मंच पर आज उसकी एक विशिष्ट पहचान बन चुकी है। प्रधानमंत्री ने दिया नारा वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल। इस नारे का असर तो हुआ है। आज हमारे देश के कोने कोने से आए कारीगरों को एक बाजार मिल रहा है, एक मंच मिल रहा है। ऐसे ही एक आयोजन में हम पहुंचे राजधानी दिल्ली में, जहां पर उड़ीसा के सुदूर गांवों से आए हुए कारीगरों के काम को प्रदर्शित किया गया। एक कोशिश की जा रही है ऐसे कार्यक्रमों के जरिए कि इन कारीगरों को उनके काम के लिए वो ग्राहक मिले, वो मंच मिले, वो बाजार मिले जो इनके जीवन को और बेहतर बनाए। भारतीय कारीगरी, भारतीय आर्टिसंस आज वैश्विक मंच पर अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। इस वक्त मैं एक बेहद खास प्रदर्शनी में हूँ, जहाँ पर भारत के बेहद खूबसूरत राज्य उड़ीसा की कारीगरी, वहाँ की संस्कृति, खासतौर पर आदिवासी कारीगरी को यहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। ये वो सामान है ये जो खासतौर पर वहाँ के जो लोकल आर्टिसंस हैं उन्होंने बनाया है। खासतौर पर जो सुदूर गाँव में जिस तरह से कारीगरी की जाती है उसकी एक झलक आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही रस्टिक है और एक अलग तरह की शुद्धता है जो यहाँ पर तमाम तरह की उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। खास तौर पर जो फैब्रिक यहाँ पर दिखाया गया है, किस तरह से किसी भी फैब्रिक को जो बनाया जाता है, कोकून से लेकर उसके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने तक की जो यात्रा है, जो सफ़र है, वो आप इस प्रदर्शनी में देख सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो छोटे छोटे गांव हैं, जो सुदूर गांव में जिस तरह से कारीगर काम कर रहे हैं, अभी भी जो उनके पारंपरिक उनका जो तरीका है, पारंपरिक लूम है, उसको भी इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है। किस तरह से अभी भी वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और इसी वजह से जो उनके परिधान हैं, जो उनकी कारीगरी है, उसमें वो शुद्धता, वो बारीकी, वो भारतीयता साफ तौर पर नज़र आती है। बहुत ही खूबसूरती से यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं तमाम जो उड़ीसा की जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि गाडाबाज हैं, जो उनकी यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी है, वो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया है। जो उनकी ट्रेडिशंस हैं, जो उनकी परंपरागत कपड़े हैं, वो भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। जैसे इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत केरांग्स, जो कि वहाँ की महिलाएं और पुरुष जब कोई भी नृत्य और किसी तरह के आयोजन में हिस्सा लेते हैं तो वो क्या कुछ परिधान पहनते हैं, जो उनकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। किसी भी परिधान को, किसी भी उत्पाद को बनने में महीनों का वक्त लगता है और उसके बाद वो एक कारीगर से हाथों होते हुए बिचौलियों के जरिए बाजार पहुंचता है। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। प्रधानमंत्री ने नारा दिया वोकल फॉर लोकल का, और तब हमारे लोकल आर्टिसंस को ना सिर्फ एक बाजार मिलने लग गया है, बल्कि वो सम्मान और वो मेहनताना मिलने लग गया है जिनके वो हकदार हैं। इस प्रदर्शनी के जरिए कोशिश की गई है कि गांव-गांव में जो आर्टिसंस काम कर रहे हैं, उनके काम को, उनके उत्पादों को यहाँ इस मंच पर लाकर प्रस्तुत किया जाए, ताकि उन्हें वो खरीदार मिल सकें, उन्हें वो ग्राहक मिल सकें जो उनके काम की, जो उनकी बारीक कारीगरी की, उनके हुनर की कदर करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इस प्रदर्शनी में क्या कुछ है खास। This wall here is representative of the Bonda community. तो यहाँ पे मतलब Bonda community is अफ्रीका से उड़ीसा में आए थे वो ऑलमोस्ट 60-70 हज़ार साल पहले, और अभी भी वो घाटियों में रहते हैं और उनका जो कल्चर है वो इंटैक्ट है। मतलब वो एक कपड़ा बुनते हैं पेड़ की छाल से, और वो एक लॉइन क्लॉथ की जैसे यूज़ करते हैं। जो आप पीछे देख रहे हैं वो रेक्टेंगुलर कपड़े जैसे, बस उतना सा ही कपड़ा वो यूज़ करते हैं, बाकी बीड से अपनी बॉडीज़ को कवर करते हैं। तो ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं जो कि अपना कपड़ा बनाने का तरीके की वजह से बहुत स्पेशल है। और उड़ीसा में ऐसे 8 या 10 क्लस्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इस दीवार पे आप देखोगे कि ये सारी जितनी भी बोंडा कम्युनिटी के लोग हैं, आप देखोगे बहुत सुंदर, मतलब बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने सिर पे रख रखा है, प्लस ये नेक पे इनका एक्सेसरीज है, और ये सारे बीड्स हैं।
तो ये हमारे जैकेट्स पहन के खड़े हैं। और तो इसी तरह से हम बहुत सारे टेक्सटाइल्स के साथ काम करके मॉडर्नाइज कर रहे हैं। मॉडर्नाइज ऐसे नहीं कर रहे हैं, ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके उनको जैकेट्स या ट्रेंच कोट्स बना के बाहर दुनिया में उनका प्रचार करना चाहते हैं। और किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है कि आदिवासी संस्कृति, उनके परिधान, उनकी कारीगरी को आप एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच दे रही हैं, तो किस तरह का रिस्पांस है? और क्या आपको लगता है कि जो वोकल फॉर लोकल का नारा यहाँ पर दिया गया प्रधानमंत्री की ओर से, वो भी एक उसका उदाहरण पेश करता है? बिल्कुल, बिकॉज इनकी आंखों में चमक बढ़ जाती है जब वो देखते हैं कि इनके बनाए हुए बुने हुए कपड़े कहाँ कहाँ लोग पहन रहे हैं और किस तरीके से पहन रहे हैं। तो जो वो प्राइड होता है ना अपने अंदर का, आत्मसम्मान, वो बढ़ता जाता है कि ये जो चीज़ें हैं ये लुप्त ना हो जाएं, हमारे बच्चे भी इसमें इंटरेस्ट लें और ये चीज़ें आगे बढ़ें। ईस्टर्न साइड में खंडुआ एक टेक्निक है। खंडुआ का मतलब होता है खंड, जो कि पार्ट, मतलब पहले ये होता था कि जगन्नाथ जी के लिए उनके लोअर पार्ट के लिए ये कपड़ा बुनते थे। तो ये पूरा गांव उसी तरीके से सेटल हुआ, मतलब बुना। और उसके बगल में एक और पिपली जैसा गांव बना जहाँ पे कि वो जगन्नाथ जी के लिए छाता बनाते हैं जब वो रथ यात्रा पे जाते हैं, या फिर हाथी घोड़ा, वो मिरर वर्क, तो ऐसे ट्रायंगल्स वगैरह से वो फ्रेम करते हैं। तो ये दोनों गांव भगवान के लिए कपड़े बनाने के लिए स्थापित हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे वो साड़ी और स्टोल्स बनाने लगे। तो अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि ऐसे क्राफ्ट्स के साथ भी हम लग्जरी वेयर कैसे बना सकते हैं। तो वो जो ट्रायंगल्स है उसका हमने यहाँ पे एक आर्टिस्टिक टेक्सटाइल बना दिया है, जिसमें कि सारे ट्रायंगल्स हमने सिल्क में बना के भर दिए हैं और उसी का हमने एक पैच बना दिया है जैकेट के पीछे। तो हम दिखाना चाह रहे हैं कि इस चीज़ के साथ बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो कि चीज़ें लुप्त हुई जा रही हैं, उसको कैसे हम लेके अलग अलग फॉर्मेट्स में यूज़ करके दुनिया को प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारा कौड़ी की वृत्ति है, हमारा घर पे हमारा पापा जजेबापा वो बनाते रहे, हम उनको देख के वो सब कर रहे हैं। और आप अभी जो काम हुआ है, आप जो भी डिजाइन देंगे हम बना सकते हैं, लेकिन जो अभी मैडम ये डिजाइन दिया उनको बना के दे दिया। ये कि कारीगरी है जो थ्रेड पे लाना है, और ऐसा पेंटिंग जैसा ये नहीं है, लेकिन थ्रेड में डिजाइन हमको लाना है। तो यह बहुत मेहनत काम है। मिनिमम 20 प्रोसेस ऐसा होता है नीचे वाला, उसके बाद एक साड़ी निकलता है। तो ये प्रोसेस को करने के लिए पार्ट होता है, तो उसके बाद एक साड़ी आता है। बेसिकली ये जो उड़ीसा स्टेट है ये बहुत ही आर्टिस्टिक है और थोड़ा स्लो है, और इसका अपना ही अंदाज़ है जैसे कहते हैं। तो मैं रिचा के संग इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया है एज अ डिज़ाइनर, और इट्स बीन अ जर्नी। आप देख सकते हैं कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि इसको कैसे हम आगे, बिल्कुल जो इनका टैलेंट है और इनका जो इनका लाइफ का जो पेस है, उस सब को माइंड में रख के हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। पूरी जगन्नाथ की नगरी है उड़ीसा, इसीलिए जो उनके पारंपरिक डिज़ाइंस है, जो उनकी पारंपरिक बुनाई की तकनीक है, उसमें पौराणिक कथाओं का असर साफ नज़र आता है। इस प्रदर्शनी के ज़रिए जो उनकी पारंपरिक तकनीक है, जैसे कि इख, जैसे कि बांधा, उसे भी एक बाज़ार मिले, किस तरह से उनकी शुरुआत हुई है, उसको भी प्रदर्शित करने का एक प्रयास किया गया है। साथ ही गाँव के जो छोटे छोटे कारीगर हैं, उन्हें अपना काम दिखाने का एक मंच मिले, एक अवसर मिले, एक बाजार मिले, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न मंचों के जरिए इन क्लस्टर्स को, वीविंग क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं, ताकि जो उनकी कला है वो विलुप्त ना हो जाए, उसे एक बार फिर बाजार मिले, एक बार फिर ग्राहक मिले। इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये अंक हम यहीं ख़त्म करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर, लेकिन जाते जाते आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि कला के किसी न किसी रूप से ज़रूर ख़ुद को जोड़े रखें। और जो ये भारतीय उत्पाद है ना, भारतीय कारीगरी, भारतीय कारीगर, कोशिश कीजिए कि उनको उनकी मेहनत का, उनके हुनर का सही सम्मान मिले, वो आदर मिले जिसके वो हकदार हैं। रंग तरंग का एक और ख़ास अंक लेकर बहुत जल्द हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।